स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था जो पुष्पी पौधों में जनन के अंतर्गत आपने नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मक का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मक का विकास और फिर परागण, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जैसा कि परागण में आपने पढ़ा कि पुष्प के नर जननांग से यानी उसके पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर उसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब यह परागण स्वपरागण हो सकता है या परपरागण हो सकता है। तो परागण के बाद जो अगली क्रिया आती है वो निषेचन आती है। तो विद्यार्थियों, आज हम आवृतबीजी पौधों में निषेचन का अध्ययन करेंगे। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम निषेचन को परिभाषित करेंगे। निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ये क्या है? नर युग्मक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये दोनों मिल करके संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होकर के एक संरचना बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट या युग्मनज। यह संपूर्ण घटना जो है ये निषेचन कहलाती है। ठीक, निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। प्रारंभ में आपने इसी पाठ के प्रारंभ में आपने पढ़ा था निषेचन में दो मुख्य घटनाएं होती हैं, प्लाज्मोगैमी और कैलियोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है? प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमीट्स, whereas कैरियोगैमी इज इवेंट्स इन व्हिच द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द गैमीट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। यानी जब उनका युग्मकों का साइटोप्लाज्म या कोशाद्रव्य संयुग्मित होता है तो उसे आप प्लाज्मोगैमी कहेंगे, और जब उनका केंद्रक संयुग्मित होगा तो उसे आप कैरियोगैमी कहेंगे। तो इस तरह से निषेचन में दो मुख्य घटनाएं होती हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप पौधों में देखते हैं। जो आवृतबीजी पौधे जिनमें आप जनन पढ़ रहे हैं, इन आवृतबीजी पौधों में निषेचन किस प्रकार होता है इसका हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि पौधों में परागण के समय जो परागकण होते हैं, जो नर उद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, जो परागकण जो बनते हैं, परागकण के रिलीज के समय परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं। एक वर्धी कोशिका या जिसे आप ट्यूब सेल कहते हैं, और दूसरी छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका से आगे समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बन जाते हैं, जबकि जो ट्यूब सेल्स होती है या वो वर्धी कोशिका होती है, यह उसकी पराग नलिका के विकास में काम आती है। तो इस तरह से परागकण के रिलीज के समय उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जिसे वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। अब यह परागकण परागण के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, जैसा आपने पढ़ा स्त्री केसर की में तीन प्रमुख भाग, वो अंडाशय, वर्तिकानली और वर्तिकाग्र। अंडाशय के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और उसके पश्चात इनकी क्रिया प्रारंभ होती है। आप इस चित्र में देखिए, ये चित्र जो बनाया गया है ये एक स्त्री केसर और उसके साथ पुंकेसर को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है। इसमें ये जो पुंकेसर का एक स्टैमेन लगा हुआ है, एक इधर दिखाया गया, एक इधर दिखाया गया, पुंकेसर का एंथर है। तो इसके एंथर में परागकण बनते हैं। अब ये परागकण अगर अपने ही पुष्प के बने हैं तो इसमें जो दिखाया गया स्वपरागण दिखाया गया है। ऐसा भी हो सकता है परपरागण हो। ये परागकण यहाँ पर दूसरे पौधे के पुष्प से आकर के पड़े हों या दूसरे पुष्प से आकर के पड़े हों, किसी भी विधि द्वारा परागण क्रिया द्वारा ये परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये स्टिग्मा है इस फ्लावर की, ये स्टिग्मा हो गई। फिर ये लंबी सी स्टाइल है, ये ट्यूब होती है और उसके नीचे इस चौड़े से भाग को ओवरी कहते हैं, जिसको आप पहले
पढ़ चुके हैं। तो इसमें जब ये पॉलन ग्रेन आकर के इसकी स्टाइल पर पड़ते हैं तो इनमें पराग कणों का अंकुरण प्रारंभ होता है। तो पहला चरण होता है निषेचन का। निषेचन का पहला चरण पराग कणों का अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसा कि आपने परागकणों के विकास में पढ़ा था, परागकण जब एंथर में विकसित होते हैं उस समय एंथर में विकास के समय इसमें 2 कोशिकाएं थी। अब यह है और इसके ऊपर एक्साइन, सबसे ऊपरी जो इसकी भित्ति की जो दीवार की ऊपरी सतह को एक्साइन कहते हैं, जो प्राय दांतदार होती है, कांटेदार होती है, जब स्पोरुलिन नामक पदार्थ की बनी होती है जो वाटर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट होती है। उसके अंदर की जो स्मूथ लाइन होती है उसको इंटाइन कहा जाता है। इंटाइन स्मूथ होती है, वो कुछ जगहों पर, 1 या 2 जगहों पर अंदर की ओर धसी हुई होती है। इस जगह को जर्मपोर या अंकुरण स्थल कहते हैं। अब ये परागकण जब स्टिग्मा पर आकर के पड़ता है तो इस प्राय पौधों की स्टिग्मा पर एक सुगरी मटेरियल और कुछ श्लेष्म स्रावित होकर के ऊपर रहता है। श्लेष्म के कारण ये परागकण जो होते हैं इसकी स्टिग्मा से आकर के चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाती है ये और इससे चिपक जाते हैं। अब इसमें कुछ एंजाइम्स और सुगरी मटेरियल्स को अवशोषित करके यह परागकण जो है ये अंकुरित होने लगता है। परागकण के अंकुरण के लिए जो जर्मपोर होता है, जो जनन बिंदु होता है, जनन छिद्र जो होता है, उसी जनन छिद्र से जो इसकी ट्यूब सेल्स होती है, ट्यूब सेल्स बाहर की ओर बढ़ने लगती है और उस जगह पर एक्साइन टूट जाती है। एक्साइन टूट करके इंटाइन बाहर की ओर पुश होने लगती है और ट्यूब कोशिका जो होती है, ट्यूब कोशिका से इसमें एक नलिका का विकास होने लगता है। इस नलिका को पॉलन ट्यूब कहते हैं। कई सारी पॉलन ट्यूब एक साथ, कई परागकणों से पॉलन ट्यूब एक साथ विकसित होती हैं। ऐसा देखा जाता है अधिकांश पौधों में एक परागकण से एक पॉलन ट्यूब का विकास होता है। मोस्ट कॉमन है कि एक परागकण से एक ही पॉलन ट्यूब का विकास होगा, लेकिन कुछ पौधों में देखा गया है, जैसे मालवेसी कुल के कुछ पौधे और कुकुरबिटेसी कुल के कुछ पौधों में ऐसा देखा जाता है कि एक पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब एक साथ विकसित हो सकती हैं। तो अब ये पॉलन ट्यूब, कई सारी पॉलन ट्यूब, उसमें जो कई परागकण पड़े थे अंकुरित होना शुरू हुए, उसमें से एक पॉलन ट्यूब जो है, एक परागकण की पॉलन ट्यूब लंबी होती हुई आगे स्टाइल को ये वर्तिका नली में बढ़ती हुई नीचे की ओर चली आती है इस तरह से। बाकी प्राय थोड़ा बढ़ करके बाद में डिजनरेट हो जाती हैं। जब एक आगे बढ़ जाती है तो ये डिजनरेट हो जाती हैं। अब यह पॉलन ट्यूब या ये पराग नलिका इधर आगे बीजांड ओवरी वाल के अंदर आते आते ये बीजांड के अंदर, बीजांड के माइक्रोपाइल की ओर बढ़ती रहती है। जैसा कि इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, ये ओवरी वाल है, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ओवरी, ये ओवरी वाल है और ये जो इससे दिखाया गया है आपको ऑरेंज कलर से, ये अंदर ओव्यूल है। एक ओव्यूल की प्रारूपिक संरचना आप लोग पढ़ चुके हैं। ओव्यूल में इधर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस में बीच में कुछ इंटीगोमेंट्स होते हैं और सब सेंट्रल पोर्शन में इसके केंद्रीय भाग में इसके भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें सामान्यतया भ्रूणकोश में 8 कोशिकाएं होती हैं। नीचे एक ऑपरेटस होता है, चलाजा की ओर एंटीपोडल सेल्स होती हैं और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। तो अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब अब जाकर के इसमें इसके बीजांड में प्रवेश करती है। पॉलन ट्यूब के बीजांड में प्रवेश करने के आधार पर, पॉलन ट्यूब के बीजांड में प्रवेश करने के आधार पर दूसरा चरण इसका क्या हो जाता है, पराग नलिका का
पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश पौधों में ये पराग नलिका जो होती है ये आगे बढ़ती चली जाती है और इसके जो माइक्रोपाइल होता है, जो बीजांड द्वार जो होता है या माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइल में प्रवेश करती है। इसके माइक्रोपाइल द्वारा ये भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। यह अधिकांश पौधों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। तो अगर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने के स्थान के आधार पर यह पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, अंडद्वारी प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश या इसे पोरोगैमी कहते हैं। पोरोगैमी क्या है? जब पराग नलिका बीजांड में उसके बीजांड द्वार से प्रवेश करती है या माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है तो इसे पोरोगैमी कहते हैं। पोरोगैमी पौधों में सामान्य विधि होती है, पॉलन ट्यूब एंट्रिंग की सामान्य विधि होती है। अधिकांश पौधों में इसी तरह उसमें पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। इसके अलावा कुछ पौधों में यह पराग नलिका इसके, ये हो गया आपका माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड चलाजा। ये पराग नलिका जब इसके चलाजल एंड से प्रवेश करती है, इसके ये यहां ना जाकर के माइक्रोपाइल की ओर, ये सीधा ही इसके चलाजा या निभाग की ओर से प्रवेश कर जाती है इसमें, तो इसे कहते हैं निभागी प्रवेश। या चलाजोगैमी। चलाजोगैमी कैजुराइना के पौधे में देखने को पाई जाती है। कैजुराइना में तो पहली विधि इसकी पोरोगैमी, दूसरी चलाजोगैमी। कुछ पौधों में जैसे कुकरबिटा के पौधे में ये पॉलन ट्यूब जो होती है, ये पॉलन ट्यूब यहां से चल करके ये इसके इंटीगुमेंट को तोड़ती हुई इधर से या इधर से, जो इसके इंटीगुमेंट्स हैं, ये अध्यावरण, इन अध्यावरणों को तोड़ करके इसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के प्रवेश को मीजोगैमी कहा जाता है। मध्य भागी प्रवेश। या मीजोगैमी, ये आपकी कुकुरबिटा में पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब बीजांड में किस ओर से प्रवेश करती है, इसके आधार पर एंट्री इसकी 3 प्रकार से हो गई। पहले एक प्रकार की एंट्री, ये जो पॉलन ग्रेन जब इसके पॉलन ट्यूब जब बीजांड में उसके माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है तो इसे हम कहेंगे अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी। यह पौधों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। अधिकांश पौधों में पोरोगैमी पाई जाती है। फिर दूसरी व्यवस्था क्या होती है? कुछ पौधों में जैसे कैजुराइना में पॉलन ट्यूब जो है या पराग नलिका जो है, ये इसकी तरफ ना करके, बीजांड द्वार की तरफ माइक्रोपाइल की ओर ना करके, ये उसके निभाग या चलाजा की ओर से ही इसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इस प्रकार के प्रवेश को निभागी प्रवेश या चलाजोगैमी कहते हैं, जो कैजुराइना में पाई जाती है। तीसरे प्रकार का प्रवेश, जब पराग नलिका इसके इंटेगुमेंट को यहां बीच से ही इधर घूम जाए और घूम करके इसके जो इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण होते हैं, चाहे इधर से और चाहे इधर से आकर के इधर से, जब इसके इंटेगुमेंट्स को तोड़ती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के एंट्री को मध्यभागी प्रवेश या मीजोगैमी कहते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा चरण आपका पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश।
अब तीसरा चरण जो इसमें निषेचन में आता है, पराग नली से नर युग्मकों का विसर्जन। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। यह पराग नलिका अब किसी भी रास्ते से जब इसमें प्रवेश कर जाती है, प्रायः माइक्रोपाइलर एंट्री होती है इसकी, माइक्रोपाइल से जब प्रवेश करती है तो ये जो एग ऑपरेटस होता है, एग ऑपरेटस में भ्रूणकोश में जो एग ऑपरेटस है जो माइक्रोपाइल की ओर है, एग ऑपरेटस में 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स कहते हैं और एक उसमें बीच में एक सेल होती है, जो इसमें ब्राउन कलर से दिखाई गई आपको एक सेल है। ये पोर जब पॉलन ट्यूब इंटर करती है तो प्रायः जो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं इसको आगे जाने का रास्ता प्रदान करती हैं। कभी कभी ये आगे से इसको आगे ये जगह नहीं देती हैं तो इनको तोड़ करके ये इनको पियर्स करके आगे यहां तक एक सेल तक पहुंचती है। अब जब पॉलन ट्यूब इसके भ्रूणकोश में प्रवेश कर गई तो अब इसके जो इसी बीच जब पॉलन ट्यूब बढ़ रही होती है, निभाग में प्रवेश करने, इसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करने को तत्पर होती है, उसी समय जब इसका नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक समसूत्री विभाजन के द्वारा या नर केंद्रक जो होता था, पहले हमने आपको बताया परागकण में 2 कोशिकाएं, एक वर्धी या ट्यूब के कोशिका जिसके केंद्रक को आप ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, दूसरा जनन केंद्रक या जनन कोशिका उसमें पॉलन ट्यूब में आ गई बाद में, और वो उसका केंद्रक जो है विभाजित होकर के 2 केंद्रक बना लिया, यानी प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक, उसमें 2 नर युग्मक बन गए। तो इसी बीच जब ये पॉलन ट्यूब बढ़ करके इसमें प्रवेश कर रही होती है, इसी दौरान उसका जो नर युग्मक या नर केंद्रक जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से पॉलन ट्यूब में अब 2 आगुणित नर युग्मक हो जाते हैं, 2 आगुणित नर केंद्रक हो जाते हैं। तो अब ये नर युग्मक, ये देखिए इसमें नर युग्मक 2 दिखाए गए हैं, ये किस प्रकार से इसमें डिस्चार्ज होंगे इसके आधार पर देखा गया। सामान्यतः पौधों में ये 3 प्रकार से डिस्चार्ज होते हैं। कुछ पौधों में पॉलन ट्यूब जो होती है, इसमें आगे जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो पॉलन ट्यूब में 2 छिद्र हो जाते हैं, एक छिद्र से प्राथमिक नर युग्मक और दूसरे छिद्र से द्वितीयक नर युग्मक डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि कुछ एक पौधों में ये जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इसका आगे का सिरा जो होता है डिसॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने के कारण दोनों नर युग्मक उससे स्वतंत्र होकर के भ्रूणकोश में चले जाते हैं। जबकि कुछ पौधों में देखा गया, कुछ पौधों में इसका जो अग्र सिरा होता है, पॉलन ट्यूब का या पराग नलिका का अग्र सिरा जो होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है और एक भाग से एक नर केंद्रक, दूसरे भाग से दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाता है। तो ये तो इस तरह से इसमें भ्रूणकोश में नर युग्मकों का प्रवेश हो जाता है। अब अगली घटना आती है निषेचन। एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में आपने जाना 8 कोशिकाएं हैं, एक नीचे एक ऑपरेटस 3 कोशिकाओं का जिसमें 2 सिनर्जिड्स एक सेल हो गई, यही फीमेल गैमीट है। बीच में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ये द्विगुणित होता है। अंड कोशिका अगुणित हो गई, ये द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित हो गया और ऊपर 3 एंटीपोटल सेल्स पाई जाती हैं, ये भी अगुणित होती हैं। तो इस प्रकार पूरा ये भ्रूणकोश बनाता है। जब अब नर युग्मक इसमें प्रवेश कर गए भ्रूणकोश में, फीमेल गैमेटोफाइट में जब नर युग्मक प्रवेश कर जाते हैं तो अब पहला केंद्रक, जो पहला नर केंद्रक है, पहला नर युग्मक है, ये अंड कोशिका से जुड़ जाता है और जुड़ करके ये द्विगुणित संरचना बना लेता है। इसे वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं।
अगुणित अंडकोशिका और अगुणित नर केंद्रक, ये दोनों मिलाकर के द्विगुणित संरचना बना लेते हैं। अब इस संरचना को जाइगोट कहा जाता है। ये कौन सी संरचना बनी? जाइगोट या युग्मनज। जाइगोट में एक नर केंद्रक मेल गैमीट और दूसरा अंडकोशिका का केंद्रक फीमेल गैमीट। तो इस तरह से ये आपका सत्य निषेचन कहलाता है। जबकि दूसरा केंद्रक जो दूसरा नर केंद्रक या नर युग्मक जो होता है वो जाकर के जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो भ्रूण कोश के केंद्र में सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, इस द्वितीयक केंद्रक से आकर के जुड़ता है। ठीक, तो इस तरह से आवृत बीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है। आवृत बीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है। पहला निषेचन एक सेल और प्रथम नर युग्मक द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट बनता है। जबकि दूसरी बार निषेचन जो द्वितीयक नर केंद्रक या द्वितीयक नर युग्मक था, इसका और सेकेंडरी जो भ्रूण कोश का द्वितीयक केंद्रक था, उसके केंद्र में स्थित था, उससे हुआ। क्योंकि ये द्वितीयक केंद्रक जो है पहले से द्विगुणित था। द्वितीयक केंद्रक पहले से द्विगुणित था और इसमें जब अगुणित नर युग्मक आकर के इससे संयुग्मित होता है तो ये ट्रिपल संरचना बना लेती है, त्रिगुणित संरचना बना लेती है, ट्रिप्लॉइड संरचना बना लेती है। और इसके परिणाम स्वरूप, इस द्वितीयक निषेचन के परिणाम स्वरूप इस त्रिगुणित संरचना या त्रिगुणित केंद्रक बनता है। यही इस केंद्रक को प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे बाद में भविष्य में जाकर के एंडोस्पर्म का विकास होता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो अगर हम इसको एक वेन डायग्राम से प्रदर्शित करें निषेचन को, तो निषेचन में क्या क्या सम्मिलित है? आवृत बीजी पौधों के निषेचन में पहले तो आप एक सत्य निषेचन इसमें जोड़े, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसमें आपका नर युग्मक मेल गैमीट था, पहला मेल गैमीट फर्स्ट, ये हैप्लॉइड था, और प्लस फीमेल गैमीट मादा युग्मक, ये भी तो था, अगुणित था। ये दोनों संयुग्मित होकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट आपका द्विगुणित होता है। ये द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। इसी जाइगोट से आगे भविष्य में भ्रूण का विकास होता है। तो ये सत्य निषेचन हो गया। फिर दूसरा निषेचन जो होता है, जिसको आप दोहरा निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें आपका सेकंड मेल गैमीट, ये हैप्लॉइड था, प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये द्विगुणित था। और ये दोनों मिलकर के आपका बना लेते हैं
3n यानी त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस तरह से पूर्ण निषेचन में यहां 2 बार निषेचन हुआ, सत्य निषेचन और दोहरा निषेचन दोनों को मिला करके इसमें त्रिसमेकल नाम दिया जाता है, या डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार निषेचन होने के कारण इसे आप दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी कहते हैं। तो इस तरह से द्विनिषेचन पौधों में, आवृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया होती है। द्विनिषेचन में एक बार सत्य निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मित होकर के द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं, जिससे भविष्य में भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो विकसित होता है। जबकि दूसरी बार में द्वितीयक नर युग्मक तथा जो उसका द्वितीयक केंद्रक जो द्विगुणित होता है, भ्रूण को उसका द्वितीयक केंद्रक जो द्विगुणित है, ये दोनों समेकित होकर के ट्रिप्लॉइड संरचना बनाती है, जिसे प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, जो बाद में भ्रूणपोष में विकसित होता है, एंडोस्पर्म नामक संरचना का विकास करता है। अब अगर जो सबसे पहले इसका पौधों में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज नावासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1898 में फ्रिटिलरिया नामक पौधे में इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की थी। नवासिन ने लिलियम और फ्रिटिलरिया नामक पौधे में सन 1898 ईस्वी में द्वितीयक दोहरे निषेचन की खोज की थी। फिर बाद में देखा गया कि यह आवृत बीजी पौधों में पाई जाने वाली सामान्य घटना होती है। अब इसका क्या महत्व है? दोहरे निषेचन का महत्व आवृत बीजी पौधों में यह है कि इसके द्वारा द्वितीयक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होता है। यह द्वितीयक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्यूचर में एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है। यह भ्रूणकोश जो होता है, यह विकसित हो रहे भ्रूण को, ये आगे विकसित हो रहे भ्रूण के लिए भोजन प्रदान करता है या ये उसको पोषण प्रदान करता है। ये वास्तव में न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में भ्रूण को विकास में सहायता करता है। तो इसका द्वितीयक निषेचन का यहाँ आवृत बीजी पौधों में विशेष महत्व है। यदि आगे आप पढ़ेंगे, कुछ पौधों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, कुछ पौधों के बीजों में तो उन्हें हम अभ्रूणपोषी बीज कह देते हैं, और कुछ में भ्रूणपोष पाया जाता है तो उन्हें हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो फिलहाल द्वितीय निषेचन के द्वारा जो हमारा द्वितीय केंद्रक बनता है, जो त्रिगुणित, यह आगे भ्रूणपोष में विकसित होता है। इसीलिए भ्रूणपोष भी, क्योंकि पहले से ही केंद्रक त्रिगुणित था, तो भ्रूणपोष भी ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। जो भ्रूणकोश आपकी सीट में जो संरचना होती है एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉइड संरचना होती है। जबकि भ्रूण बनेगा आपका जाइगोट से, ये द्विगुणित संरचना होती है। तो इस तरह से बच्चों, हमने आज आपको आवृत बीजी पौधों में निषेचन और दोहरा निषेचन पढ़ाया। दोहरा निषेचन और या द्विनिषेचन का महत्व। निषेचन के परिणाम बाद में जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, इनका बहुत अच्छे से कार्य ज्ञात नहीं है। जबकि जो सिनर्जिड्स होती हैं, कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाती हैं। तो बस इसके जो भ्रूणकोश में एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे विकसित होकर एंडोस्पर्म बना लेता है, और जाइगोट या युग्मनज आगे विकसित होकर के भ्रूण बना लेता है। तो बच्चों, आज आपने आवृत बीजी पौधों में निषेचन पढ़ा। हम आपको कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, या तो अगले दिन हमें पढ़ते समय बताइएगा। पहला क्वेश्चन, पॉलन ट्यूब
का विकास परागकण की किस कोशिका से होता है? पहला क्वेश्चन है आपका, पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का विकास परागकण की किस कोशिका से होता है? क्वेश्चन नंबर 2, मीजोगैमी मध्यभागी प्रवेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीयक नर युग्मक तथा भ्रूण कोश के द्वितीयक केंद्रक के समेकन को क्या कहते हैं? फिर से एक बार प्रश्न सुनिए, द्वितीयक नर युग्मक तथा भ्रूण कोश के द्वितीयक केंद्रक के समेकन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, भ्रूण का विकास में कौन सी संरचना पोषक ऊतक के रूप में प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, भ्रूण के विकास में कौन सी संरचना पोषक ऊतक के रूप में प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 5, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो बच्चों, आज की कक्षा खत्म होती है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।